हाँ, थोड़ा आर्थिक उपाय में अगर हम लोग चलें ना, जैसे देखो आप इसको इस नज़र से समझो कि जैसे ब्रिटिश जब युग था तो 200 साल तक भारत गुलाम था, है ना। तो हमारा जो हमारी जो लाइफ है या हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारा सस्टेन करने की जो स्थिति है या ईज़ ऑफ लिविंग है, वट एवर, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही कस सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। जैसे सैलरी ज़्यादा हो, सुविधा ज़्यादा हो जाएगी, है ना। यानी पैसा जो है, हमारी जो जस्टिफिकेशन है, सोशल इकोनॉमिक जो जस्टिस कहा जाए या जो सोशल जस्टिस, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष था। क्योंकि हमारे देश में जो गरीब थे, धर्मांतरण जनरली किन का हुआ, जो हाशिए पे थे ज़्यादा, जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड थे, वो धर्मांतरण से प्रभावित नहीं थे, भाई उतने प्रभावित नहीं थे। इंटेलेक्चुअल क्लास धर्मांतरण से उतना प्रभावित नहीं था जितना हाशिए पे खड़ा समाज था। तो जो इकोनॉमिक अगर पोजीशन हमारी स्ट्रांग है तो जाहिर हम हाशिए पे नहीं रहेंगे। तो एक तो यहाँ पर भी हम अनजस्टिस अगर मानते हैं कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण हो गया, तो यहाँ पर भी आप फ़ायदा लेंगे उसका। 200 साल से हम गुलाम थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बाकायदा बड़ी बड़ी काम करने शुरू कर दिए, जैसे हस्तकारी, दस्तकारी, शिल्पकारी, ये सब निगल गया वो, तो इकोनॉमिक मेजर में आप जाके देखें तो हम उसके उस मेजर, उस स्केल पे काम क्यों नहीं कर पाए। यहाँ भी सोशल जस्टिस नहीं रहा। भाई लोगों का काम छीनना, ये कहाँ का सोशल जस्टिस है। तो औद्योगिक क्रांतियाँ किस पर डिपेंड हैं, इकोनॉमिक मेजर्स पर ही तो हैं। क्यों, ऐसे कैसे बिना पैसे के ही औद्योगिक क्रांति हो जाएगी क्या। और औद्योगिक क्रांति होगी तो जो पापड़, अचार, चटनी बनाने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हाथों से जो काम करते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनें उनकी जगह ले लेंगी। तो सोशल जो जस्टिस है वो खतरे में चला जाएगा। तो जैसे जो चीज़ नुकसान कर रही है वही चीज़ रोक दिया जाए तो मतलब सोशल, सामाजिक न्याय आसान हो जाएगा। जैसे सम्मान किसी को देने के बजाय गरिया रहे हैं तो गाली रोक दीजिए, तो उसकी बेइज्जती भी रुक जाएगी, है ना। तो जो एक हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि एक गतिहीन जो व्यवस्था थी, जिसमें कि सामाजिक न्याय गतिहीन में थी, गति ही नहीं ले रही थी। छुआछूत की बात रही हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, हमारा एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिकली था, जिसमें हम पुअर थे, गरीब थे, भूखमरी के कगार पे थे, अकाल में मर जाते थे। तो इन सब चीज़ों से अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखें, उसको मेज़र करें, तो मिलेगा कि ज़्यादातर जान किसकी गई होगी, सबसे ज़्यादा अन्याय सामाजिक हुआ किसके साथ हुआ होगा, जो हाशिए पे थे। और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक खतरे भी किसके लिए थे, जो हाशिए पे थे। और उन हाशिए के लोगों को जब हमारा संविधान बना तो उनको मुख्य धारा में लाने के प्रयास भी हुए कि सारे लोग देश के जो हैं उनको कैसे राइट दिया जाए, कैसे उनको इक्वलिटी, लिबर्टी दिया जाए, कैसे फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो चीज़ औपनिवेशिक सत्ता में, है ना, यहाँ वहाँ हो गई थी, छिन्न भिन्न हो गई थी, उसको लाया जाए। तो इसलिए किसी की मजबूरी को समझना भी आपकी संवेदनशीलता है। आप एथिक्स में जाइए, 6वें 7वें 5वें 6वें वगैरह टॉपिक में, तो उसमें लिखा जाता है गरीबों के प्रति सहानुभूति। क्या समझे, गरीबों के प्रति सहानुभूति। सामाजिक अन्याय कर देंगे अगर आप सहानुभूति नहीं करेंगे तो। कुछ समझ में आया? उसका कारण क्या है? उसका क्या कारण है? उसका बड़ा कारण यह है कि गरीब एक परिस्थिति के कारण हो गया है। अगर आप उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे,
उसके प्रति थोड़ा आचरण अपना दुरुस्त नहीं रखेंगे तो उसकी परिस्थितियां बदलेंगी नहीं। आपकी सहानुभूति और आपके अच्छे आचरण से उसकी परिस्थिति हो सकता बदल सकती हो। अब बदल जाएगी तो एक दिन वो गरीबी से हट जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आप एक IAS ऑफिसर हैं, गरीब को कुचल के मत जाइए, गरीब के प्रति सहानुभूति रखिए, ऐसा आचरण रखिए। यही आपका एथिक्स है, यही आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कई बार दिए होंगे कि आप जो टाट पट्टी लगा के सड़क के किनारे पालक गोभी ऐसा बेच रहा है किसान गांव से आकर के, अगर उससे खरीद लेंगे तो उसका दो फायदा होगा। पहली बात यह है कि उसको खरीदार मिल गया, पैसा मिल गया जो बेचना है। दूसरा, वो जल्दी बेच के चला जाएगा, अपना आलू वालू जो हाँ बोया होगा सिंचाई उचाई करेगा। लेकिन आप चले जाएंगे फ्रेश में, बड़े बड़े मॉल में, डेकोरम के साथ आलू खरीद, अबे यार मॉल का आलू लो चाहे सड़क छाप आलू लो, आलूयत आई है खेत से ही। हाँ, आलू तो खेत से आई है ना, तो चाहे तुम मॉल में बिग बाजार से आलू खरीद के आओ, चाहे तुम सड़क पे किसी किसान को जो बोरा बिछा के बैठा हुआ है वहां से लो। तो आलूया तो सड़क छाप आलू थोड़ी है, वो तो तुम्हारी कढ़ाई में गई तो सब्जी बनना है उसका। लेकिन ये आपको क्या लगता है, ये बदलाव हमारे अंदर आ गया कि नहीं? अहंकार, झूठ मूठ का दिखावा। हाँ, तो अब आप कहेंगे समाज बहुत बदल गया। अरे सहानुभूति भी है आपके अंदर, नहीं है ना, तो आर्थिक विन्यास से बिगड़ जाएगा। यही हुआ है। दस्तकारी, हस्तकारी, शिल्पकारी, भूखमरी, अकाल फकाल, आँचा पाँचा चलता रहा। सबकी गतिरोध आ गए कमाई में, और अंग्रेज ओवरकोट लगा के हैट पहन के घूम रहा है। इसीलिए तो उसकी सत्ता अच्छी नहीं थी। क्यों बोलते हैं कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था? फिर दो बिंदु इसमें लिख लो बस। सबसे पहला ये लिखोगे, ड्यू टू 200 year of British colonial rule, ड्यू टू, इसको यार बंद कर दे बेटा, ड्यू टू 200 years of British colonial rule in Indian economy at the time of independence, was underdeveloped। ऐसा लिखिए, 200 वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित, अंडरडेवलप्ड, सेमी फ्यूडल, अर्ध सामंती, सेमी फ्यूडल, अर्ध सामंती, बैकवर्ड, पिछड़ी एवं पिछड़ी तक लिख लीजिए, बैकवर्ड, पिछड़ी अवस्था में थी। लाइन बदल दीजिए। इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 1947-48 इज वेरी लो। भारत में जो आर्थिक जो एक प्रकार से पर कैपिटा इनकम था, न्यूनतम पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, मतलब ये कहने का मतलब, ठीक है। A large section of the population was extremely poor। जनसंख्या का एक बड़ा भाग अत्यधिक गरीब था।
गरीब रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी? भोजन की, कपड़े की, ये सब की दिक्कत हो जाएगी ना। बस वही समझिए कि यही दिक्कत हो गई। इन 1948 about 70% of सेवेंटी परसेंट ऑफ 1948 70% of India's working population, India's 70% of India's working population was engaged in agriculture. ये गलत डेटा है। कितना परसेंट थे? 85 के आसपास थे। तो गूगल में जरा लिखो तो यार, देखो डेटा क्या बताता है नया। देखो तो जरा, इस 70s के बाद हुआ था। 70% तो बहुत ज़्यादा है, कम है मेरे हिसाब से। 80 + 85 के आसपास। 85% लिखो, फिर देख लेंगे इसको, है ना। आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। क्या लिखा वैसे? लिखा क्या है आपने? ये तो सही है। क्या लिखा है? क्या? भारत के लगभग 70% की कार्य जनसंख्या कृषि में संलग्न थी। हाँ, तो गलत नहीं है। कार्यशील की बात हो रही ना, किसान कितने हो नहीं हो रही है, तब ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो। मतलब जितने लोग काम करते तो उसमें 70% किसान ही थे, तो सारे तो हो गए। अरे बच्चे थोड़ी करते हैं काम, नहीं समझे। हमारे इकोनॉमिक्स के हिसाब से वर्किंग एज क्या है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, 14 से कब तक? इकोनॉमिक्स हिसाब पूछा मैं। ये वर्किंग एज, ठीक। अगर इस वर्किंग एज में अगर 70% की बात उस समय के हिसाब जो आज है मैं बता रहा हूं उस हिसाब से, तब तो ठीक ही डेटा है भाई। 14 वर्ष तक के बच्चे जो है वर्किंग थोड़ी माने जाते हैं। हाँ, हमारे देश में 16 करोड़ बच्चा तो पोलियो का ड्रॉप पी लेता है 5 साल के अंदर का। उस समय जनसंख्या हमारी 36 करोड़ थी। तो मोटा मोटा आप निकाल दीजिए कि इसमें 1/3 जो लोग थे वर्किंग नहीं रहे होंगे, जो वर्किंग एज में है उनकी बात कर रहे हैं। 70%, चलो ठीक है। 1948 में भारत की लगभग 70% कार्यशील जनसंख्या कृषि में संलग्न थी। और कृषि क्या थी? लिख लीजिए। इन 1940 क्या लिखा आपने? In 1940, about 70% working population was engaged in agriculture, and engaged was also a backward situation. और कृषि पिछड़ी अवस्था में थी, और कृषि पिछड़ी अवस्था में थी। लिखेंगे इन 1991 इंडिया अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एलपीजी। एलपीजी समझे? हाँ, इन 1991 इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एलपीजी in its economy, and since then the concept of economic welfare is
as follows. 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति को अपनाया। तब से आर्थिक कल्याण की अवधारणा इस प्रकार, हमने 3 बताए होंगे आर्थिक उपाय में। एक तो इंक्रीज इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, यहां पे फिर लिख लो, पहला लिखो इंक्रीज इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, यानी भारत ने क्या किया, सामाजिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि कर दी। ठीक, स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ। अब आप लोग क्या करना, सुनो, 2001 फरवरी 2023 को जो बजट आएगा उसमें जो हेल्थ और एजुकेशन पे होगा वो डेटा लिख लेना। लिखो अकॉर्डिंग टू, अरे उसी में लिख ले यार ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू 2023-24 बजट, नहीं समझे? अभी आप इसमें बैकलॉग रखो, 1 तारीख को पता चल जाएगा कितना सामाजिक हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा दिया गया है। हाँ, तो उसको लिख देना है, ठीक है? क्योंकि अभी आप तो कहीं मेंस लिखने नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं क्या? हाँ, मेंस लिखने जा रही है? नहीं, तू तो हाँ ऐसे कर रही जैसे दूसरी बार IAS इसी के लिए हो रहा है। हाँ, तो वो 1 फरवरी को पता चल जाएगा, तो यहाँ लिख देना, तो वो आगे काम आ जाएगा। ऐसे कोई बजट और आएगा मान लो नेक्स्ट ईयर, तो बदल लेना अपना, या उसके साथ जोड़ लेना, या आप ऐसा कर लेना कि 22, 23, 24 का लिख लो, और 22 जो 23 रहा है उसको भी लिख लेना, कंपैरेटिव हो जाएगा। हाँ, आगे लिखें, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रेडिट सप्लाई सिस्टम फॉर द ओवर डेवलप्ड रीजन। अल्प विकसित क्षेत्रों के लिए आपूर्ति प्रणाली की प्रभावकारिता में वृद्धि। आपूर्ति प्रणाली की प्रभावकारिता में वृद्धि। आप क्या करना है, इसको चित्र बनाकर 3 सेक्शन कर लो। 3 सेक्शन का मतलब कि आप ऐसा बोलो कि जब से हमारे देश में LPG आया, यानी 1991 में 24 जुलाई को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि सोशल जो काज थे, यानी कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बढ़ोतरी की ओर कदम रखा। ऑलमोस्ट पहले की तुलना में अब बजट भी ज़्यादा होता है, तो जाहिर है उसका प्रतिशत पैसा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने इस पर ध्यान दिया। खास तौर से क्या किया, सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। सोशल सेक्टर को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक जो क्षेत्र है ना, उसमें धन को बढ़ा दिया। धन को बढ़ाने का मतलब यहाँ पर शिक्षा की बात करेंगे प्लस स्वास्थ्य की बात करेंगे। इस क्षेत्र में इन्होंने धन को बढ़ाया। एक दूसरी बात अगर करेंगे तो क्या कहा हमने कि क्या इंक्रीज कर दिया, इफेक्टिवनेस उस क्षेत्र में जो अल्प विकसित थे, जिस पर जनरली ध्यान नहीं जाता था, चाहे वो नाली से उसको पाट दिया, सड़क बना दिया, सुविधा दे दिया, स्कूल दे दिया, विश्वविद्यालय, मतलब वहाँ पर भी उन्होंने किया। जो ओवर डेवलप, क्या बोला था हमने, ओवर डेवलप्ड बोला कि अंडर डेवलप्ड बोला? हाँ, अत्य विकसित क्षेत्रों के लिए ओवर का मतलब अधिक हुआ ना, हाँ, अत्य कर दो उसको, अति, ओवर, जहाँ पर ज़्यादा हुआ। जैसे देखे होंगे, जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं, गुड़गांव हैं, तमाम, उसको अल्प के बजाय अत्य कर दो। सामाजिक क्षेत्र तो हर जगह पहुंच ही रहा है ना। साख आपूर्ति प्रणाली की प्रभावकारिता में वृद्धि की है। जो बड़े बड़े नगर शहर थे उस पर भी, चाहे सफाई को लेके हो, चाहे स्मार्टनेस को लेकर के हो, ये सब को लेकर के भी उसका भी ध्यान बढ़ा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये, तो गवर्नमेंट ने एक तरफ जो सामाजिक क्षेत्र में कमियां हैं उसको लेके चल रहा है, दूसरे जो ओवर डेवलपमेंट जहाँ पर है, चाहे जैसे स्मार्ट सिटीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है,
अगर स्मार्ट सिटी में अस्पताल है, सड़क है, सुरक्षा है, सुविधा है, तो कहीं ना कहीं इस सब सेक्टर में भी पैसे को खर्च किया जाने लगा। और तीसरा आप देखेंगे कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, जैसे मनरेगा का उदाहरण लीजिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कीजिए, तो ये जितनी भी चीज़ें, या किसान सम्मान निधि की बात कीजिए, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। तो एक तरफ सामाजिक न्याय के लिए जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह पे ध्यान दिया जाने लगा ज़्यादा, दूसरी तरफ आपने देखेंगे जो स्मार्टनेस है शहरों वगैरह की, या स्मार्ट गांव भी चलो बना लेते हैं, इन सब की ओर ध्यान गया। तीसरा जो बुनियादी चीज़ें थी, चाहे वो सड़क हो, ग्रामीण सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मनरेगा हो, वगैरह वगैरह के साथ, जैसे आप कह सकते हैं इसको लास्ट में मैंने बोला किसान सम्मान निधि, इस ओर भी पैसा, हालांकि इसको आप सामाजिक क्षेत्र से ही डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वित्तीय एक सेक्टर ये क्रिएट हुआ। यहाँ तो जो हो रहा था ये सब पे तो हो ही रहा था, बट यहाँ अलग से हो रहा है, एक वर्ग को पहचान करके उसको आर्थिक सुविधा दी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर में आर्टिकल बताया था हमने, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में उस दिन आर्टिकल बता दिया था, बस उतना ही लिखना है कॉन्स्टिट्यूशनल। और एक हमने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बताए होंगे, बताया था, हेडिंग बनाया था, कुछ नहीं बताया क्या कॉन्स्टिट्यूशनल में? लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, लिखो संवैधानिक उपाय, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग, ऐसे ही चलेगा। लिखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन were greatly influenced by the spirit of social equality, and welfare of the people, ठीक, इसमें लिखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संविधान निर्माता सामाजिक समानता और लोगों की कल्याण की भावना से ठीक है अधिक प्रभावित थे। ठीक है, उसमें एक लाइन और लिखिएगा कि अधिक प्रभावित, ही बिलीव्ड दैट सच एन इम्पॉर्टेंट वर्क कैन बी डन ओनली बाय द स्टेट। उनका मानना था कि इतने महत्वपूर्ण कार्य को केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है। He believed that such an important work, spirit of social equality and welfare of the people, किया जा सकता है। ठीक है, some special provision under the directive principle, some special provisions under the directive principle are only the promotion of social welfare is concentrated। इसमें लिखना है बच्चा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि में पर ही केंद्रित है, अब इसको हम बता रहे हैं आर्टिकल, लिखो आर्टिकल 38, 39, ये पॉलिटिक्स आपको पढ़ लेना है, इसमें हम बताएंगे नहीं, ठीक है ना, तो लिखा है हिसाब साहब रटने वाली चीज है। तो 39 का 41, 42 यानी 39A, 41, 42, 47, 48A इतना आप पढ़ लेंगे तो ये लिखा है। इसके सोशल मेजर्स लिखिए जरा, तो सोशल मेजर्स
आप बताओ, हमारा संविधान में समाजवादी मिलता है ना? हाँ, ये सोशल मेजर का बहुत बड़ा पार्ट है कि हम कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बट हम देखे होंगे कि हम लोग क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, समाजवादी हैं और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना? ये कहीं ना कहीं जो समाजवाद शब्द, सोशलिज्म जो है, वो हमें सामाजिक न्याय की दिशा में एक सोशल मेजर्स है हमारा, कि संसाधनों पर सबका नियंत्रण है। ठीक है? हाँ, लिखो, द प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स, द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब से प्रॉब्लम हो गया? हाँ? The preamble of the Constitution declared India to be a socialist state and लिखें, संविधान की उद्देशिका में भारत को एक साम्राज्य, एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। And the word itself is a meaningful proof of the accountability of the government towards social welfare, और यह शब्द अपने आप में, आगे लिखिए, और यह शब्द अपने आप में सामाजिक कल्याण के प्रति जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का अर्थपूर्ण प्रमाण है। लिखें, द बेसिक गोल ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड dignified life to the working people and especially security throughout life. समाजवाद का मूल लक्ष्य कार्यशील लोगों को गरिमापूर्ण जीवन और विशेषकर जीवन पर्यंत सुरक्षा उपलब्ध कराना। एक इसी में लाइन लिखिएगा, DS नाकरा बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, है ना? लाइन बदल दिए हैं। इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? लिखो, द सुप्रीम कोर्ट क्लियरिफाइड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सोशलिज्म that the main objective of socialist state is to end the inequality of income and status। सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा कि एक समाजवादी राज्य का प्रमुख उद्देश्य आय तथा प्रतिष्ठा की असमानता, इनइक्वलिटी, क्या लिखा आपने? इनकम एंड स्टेटस एंड द एग्जिस्टिंग inequality in the standard of living। इसमें आप लिखिएगा कि
सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा कि एक समाजवादी राज्य का उद्देश्य आय तथा प्रतिष्ठा की असमानता और जीवन स्तर में विद्यमान असमानता को समाप्त करना है। जीवन स्तर में विद्यमान असमानता को समाप्त करना। एक हेडिंग बनाओ, पॉलिटिकल एंड सोशल मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, राजनीतिक एवं प्रशासनिक। मैं आपको बता रहा हूं बच्चा क्या क्या करना है। एक तो लिखो 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखो, ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या है ये? ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में जो संशोधन आया, ठीक है। सिटीजन चार्टर लिखो, आरटीआई लिखो, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस। तुम लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे, देखो ऐसे करो, इसको ऐसे बना लो, चित्र बना के पेश कर देना। जैसे हमने बोला कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, तो ऐसे चित्र बना देना। इसमें कह देना 73, 74 अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक तो ये बताओ, एक मेजर इशू ये है ना। और दूसरा हमने क्या बोला, जैसे बोलो सिटीजन चार्टर अगर बोलेंगे आप, है ना, तो इसको लिखेंगे 1997 कर दीजिए। इसको आरटीआई लिखेंगे तो इसको 2005 कर दीजिए। हालांकि ये विचार आया था 97 में, और ऑलमोस्ट अलग अलग लोगों ने अपना सिटीजन चार्टर डेवलप कर दिया। आपकी जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सिटीजन चार्टर हिंदी में? नागरिक अधिकार पत्र, ठीक है ना। तो इस नागरिक अधिकार पर बिजली कब तक कनेक्शन होगा, पानी का कब होगा, घर का नक्शा कब तक पास होगा, ये जानना उसका अधिकार। ऐसे नहीं कि उसको घुमाते रहोगे, ठीक है। आरटीआई आ गया, और ई गवर्नेंस की योजना आई। ई गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना बोलते हैं, 2006 आया, ठीक है ना। ये चीज़ आया ना। आप देखें इसी में अगर आप शिक्षा का अधिकार डालना चाहें, खाद्य जो क्या बोलते हैं उसको, खाद्य अधिनियम जो है उसको देखें, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और साथ में अगर आप देखना चाहें, लास्टली देखना चाहें, जैसे यहाँ पर अगर कोई चीज़ डालें, तो जो इसका जो बेनिफिट है, जो इफ़ेक्टिव एस्पेक्ट में देखा जाए, कि जो सब्सिडी देते हैं या जो और भी चेंजेज आए, जैसे गैस पे सब्सिडी दे दिया, कुछ गरीबों का बिल आ गया माफ़ कर दिया, तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है यहाँ से गवर्नमेंट के आके जा सकते हैं सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसके बाद आता है, यही इतना इसमें बताना पड़ेगा, मीनिंग लिखो, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। एक लिखो हाशिए पर जो समूह है, हाशिए पर स्थित समूह का अर्थ। मीनिंग एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, है ना। इसके बाद उपेक्षित ग्रुप आएगा, और इस तरीके का इसको कल चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। हाँ,